आज अपन पढ़ेंगे सदिश तथा सदिशों को किस प्रकार से निरूपित करते हैं। देखो, भौतिक जो राशियां होती है वो दो प्रकार की होती है। एक भौतिक राशि होती है अदिश राशि, दूसरे तरह की होती है सदिश राशि। अदिश किसे कहते हैं? तो वे भौतिक राशियां जिनको वे भौतिक राशि या राशियां जिनको दर्शाने के लिए सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है। सदिश वे भौतिक राशियां जिनको दर्शाने के लिए परिमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। तो नॉर्मली अपन इसको इस तरह से समझ सकते हैं, माना कि किसी वस्तु का द्रव्यमान 5 किलोग्राम है, तो ये जो 5 किलोग्राम है ये एक तरह से पूर्ण इंफॉर्मेशन है। मतलब इसके बारे में पूरी अपने पास इंफॉर्मेशन है कि द्रव्यमान 5 किलोग्राम है और किसी अदर इंफॉर्मेशन की अपन को आवश्यकता नहीं है। जबकि अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे एक बॉक्स है और इस बॉक्स पे मैंने कोई बल लगाया है और बल का मान है 10 न्यूटन। तो इस पे मैंने 10 न्यूटन का कोई बल लगाया, तो अब ये बॉक्स किधर जाएगा? इस पे 10 न्यूटन का बल लगाया तो ये बॉक्स किधर जाएगा? तो यहाँ पे ये जो इंफॉर्मेशन है 10 न्यूटन ये इनकम्प्लीट है, क्योंकि अगर यहाँ पे 10 न्यूटन इस दिशा में लगता तो अपन कह सकते थे कि बॉक्स इधर जाएगा। अगर 10 न्यूटन बल इधर इस दिशा में लग रहा है, इधर से लग रहा है, तो बॉक्स इधर जाएगा। तो यहाँ पे जब तक अपन को ये पता ना चले कि इस 10 न्यूटन की दिशा किधर है, तब तक अपन ये डिसाइड ही नहीं कर सकते कि बॉक्स किधर जाएगा। तो इसमें ये जो बल लिखा है 10 न्यूटन, इसमें दिशा की कमी महसूस हुई है। यहाँ पे जब तक ये दिशा नहीं बताते तब तक ये बल जो है वो अधूरा सा फील होता है। ये 10 न्यूटन का बल है, तो बल कहाँ से लग रहा है, कौन सी दिशा में लग रहा है, तो ये जब तक कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं आती तब तक ये बल अधूरा कहलाता है। इस वजह से बल के अंदर दो चीज़ों की अपन को ज़रूरत महसूस होती है कि एक बल का मान कितना है, दूसरी चीज़ बल कौन सी दिशा से लग रहा है। तो ये ऐसी राशियाँ जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी ज़रूरत होती है। जैसे इसमें परिमाण तो हो गया 10 और दिशा भी यहाँ पे होनी ज़रूरी है कि भाई उत्तर दिशा या दक्षिण दिशा या कौन सी होगी। तो इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो परिमाण और दिशा दोनों की अगर ज़रूरत पड़ रही है तो इनको बोलेंगे अपन सदिश। तो बल कैसी राशि होगी? तो बल एक सदिश राशि होगी, क्योंकि इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी ज़रूरत होती है। जबकि यहाँ पे द्रव्यमान जो है
उसमें सिर्फ 5 किलोग्राम परिमाण जो है सिर्फ उसी की ज़रूरत होती है। यहाँ पे दिशा की कोई ज़रूरत नहीं होती, इसलिए ये एक प्रकार से अदिश राशि है। तो अदिश राशि वे होती है जिसमें कोई दिशा की जरूरत नहीं होती। सदिश राशि वे होती है जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होनी जरूरी होती है। इन राशियों को सदिश राशि कहते हैं। जैसे एक और उदाहरण लेते हैं। माना यहाँ पे एक गाड़ी है और ये 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से दौड़ रही है। इसका वेग दे रखा है 5 मीटर प्रति सेकंड। तो 10 मिनट बाद में ये कहाँ जाएगी? यहाँ पे जाएगी या फिर यहाँ पे जाएगी? तो यहाँ पे 5 मीटर प्रति सेकंड जो है वो एक अधूरी इंफॉर्मेशन है। इसमें ये लिखना पड़ेगा कि दाई तरफ या बाई तरफ कहाँ जा रही है। ठीक है, तो अगर मैं ये लिखूँ दाई तरफ जा रही है, तब कह सकते हो कि ये जो है यहाँ पे इधर आ जाएगी। लेकिन अगर ये लिखा हुआ नहीं है तो 5 मीटर प्रति सेकंड जो सिर्फ इतना लिखा हुआ है तो ये अधूरी इंफॉर्मेशन है। तो इसमें ये तो हो गया इसका परिमाण और साथ ही साथ ये हो गई इसकी दिशा। तो दोनों चीज़ों की इसमें ज़रूरत है, इसलिए वेग जो है वो कैसी राशि होगी? सदिश राशि होगी। तो सदिश राशि वे होती है जिसमें परिमाण प्लस दिशा दोनों की जरूरत होती है, उन्हें अपन सदिश राशि कहते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे मैं अगर ये कहूँ कि आप कितने घंटे पढ़ते हैं, तो मान लीजिए कि आप 5 घंटे पढ़ते हैं। ठीक है, आप 5 घंटे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे 5 घंटे का एक टाइम है। तो अब इसमें ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, इसके साथ किसी भी प्रकार की दिशा की जरूरत नहीं है। क्योंकि इसमें दिशा की जरूरत ही नहीं है, तो इसमें सिर्फ परिमाण से ही काम चल सकता है। तो समय क्या हो गया? एक प्रकार से अदिश राशि हो गई, क्योंकि इसमें सिर्फ परिमाण चाहिए, दिशा नहीं चाहिए। अब जो सदिश राशियाँ होती है उनको किस प्रकार से निरूपित किया जाता है? तो अभी पढ़ते हैं सदिशों का निरूपण। सदिशों को निरूपित करने के लिए दिष्ट रेखाखंड का प्रयोग किया जाता है। द्वारा निरूपित करते हैं। सदिश में दो चीजें होती है। एक तो इसमें परिमाण होता है, दूसरी चीज इसमें दिशा होती है। परिमाण के लिए अपन क्या करते हैं? रेखाखंड की जो लंबाई होती है वो परिमाण के अनुसार रख लेते हैं। अगर किसी सदिश का परिमाण ज़्यादा है तो रेखाखंड की लंबाई अधिक रखनी होगी। दिशा रेखाखंड की दिशा होती है। तो रेखाखंड द्वारा ही ये पॉसिबल है। जैसे 5 न्यूटन
बल उत्तर की तरफ, तो यहाँ पे ये जो बल है उसका मान 5 न्यूटन है और दिशा उत्तर है। ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, अर्थात ये बल एक सदिश राशि है जिसमें दोनों चीज़ें हैं, परिमाण भी है और दिशा भी है। इसको निरूपित करने के लिए मैं यहाँ पे एक रेफरेंस मान लेता हूँ। इस प्रकार से पहले मेरे को ये पता होना चाहिए कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम किधर है, तो उसके लिए मैं यहाँ लिख लेता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए उत्तर है, यहाँ पे दक्षिण, यहाँ पे पूर्व और यहाँ पे पश्चिम है। अब 5 न्यूटन बल उत्तर की तरफ है, तो मेरे को एक ऐसी उत्तर दिशा में इस प्रकार से मेरे को एक लाइन ड्रॉ करनी होगी। इस प्रकार से एक लाइन ड्रॉ करनी होगी जो उत्तर दिशा की तरफ है, और साथ ही साथ इसके ऊपर एक तीर लगाना होगा। तो ये जो तीर है इससे ये पता चल रहा है कि ये बल उत्तर की तरफ है। साथ ही साथ तीर की जो लंबाई है वो इस प्रकार रखनी है कि ये 5 न्यूटन को निरूपित करे। अगर 10 न्यूटन है तो इसकी लंबाई को बढ़ाना पड़ेगा, अगर 2 न्यूटन है तो इसकी लंबाई को घटाना पड़ेगा। तो इसको समझने के लिए अपन क्या करते हैं, इसके साथ में एक पैमाना लिख लेते हैं कि रियल में ये बल कितने न्यूटन को निरूपित कर रहा है, क्योंकि कितना लंबा बनाना है या कितना छोटा उसकी जो है लेंथ रखनी है ये अंदाज से नहीं ले सकते। एक उदाहरण द्वारा ये स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ पे लेते हैं माना बल F बराबर 25 न्यूटन ले रहा हूँ मैं, और इसकी दिशा जो है वो पूर्व की तरफ ले लेता हूँ। मान लीजिए मेरे को ये बल निरूपित करना है, इसमें परिमाण भी है और दिशा भी है, दोनों चीज़ें। तो सबसे पहले एक रेफरेंस मान लेते हैं। एक तो रेफरेंस की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कहाँ पे है, तो यहाँ पे ये उत्तर मान लिया, ये दक्षिण, ये मान लिया अपन ने पश्चिम, और ये मान लिया, इस प्रकार से दिशाएं मान ली। अब दूसरा काम रहेगा पैमाना मानने का, तो इसमें पैमाना मानते हैं। पैमाना 5 न्यूटन बराबर 1 सेंटीमीटर। तो इस पैमाने के अनुसार उसकी लंबाई बनेगी और इसके अनुसार उसकी दिशा बनेगी। तो जब भी सदिश को निरूपित करते हैं दिष्ट रेखाखंड को, तो इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि वो दिष्ट रेखाखंड की लंबाई तो इसके अनुसार लेनी है और उसकी दिशा इसके अनुसार लेनी है। तो यहाँ पे अब 25 न्यूटन का बल है, तो अपन ने पैमाना माना है 5 न्यूटन 1 सेंटीमीटर से ड्रॉ होता है। तो अगर 1 सेंटीमीटर लंबी लाइन ड्रॉ करोगे तो 5 न्यूटन के बराबर मानी जाएगी। अगर 2 सेंटीमीटर लंबी ड्रॉ करोगे तो 10 न्यूटन मानी जाएगी। इसी प्रकार से अगर 3 सेंटीमीटर लंबी ड्रॉ करोगे तो 15 न्यूटन मानी जाएगी, क्योंकि पैमाना अपन ने लिया 5 न्यूटन 1 सेंटीमीटर का। तो अपन को 25 न्यूटन निरूपित करना है, तो उसके लिए 5 सेंटीमीटर लंबी एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, और साथ ही उस लाइन की जो दिशा है वो पूर्व की तरफ होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक दिष्ट रेखाखंड बना लेते हैं। मैं यहाँ से एक स्केल ले लेता हूँ और यहाँ पे एक 5 सेंटीमीटर लंबी एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। इस प्रकार से मैंने 5 सेंटीमीटर लंबी एक लाइन ड्रॉ कर ली। ये जो लाइन है इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर, जो ये अपन को बताती है कि ये 25 न्यूटन का बल है और
इसको पूर्व दिशा में निरूपित करना है तो उसके लिए हम यहाँ पे एक एरो बना लेते हैं, इस प्रकार से एक तीर बना लेते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि एक 25 न्यूटन का बल है और वो पूर्व की तरफ है। भले ये दोनों चीज़ें इसके पास में लिखो या मत लिखो, फिर भी ये स्पष्ट हो जाएगा कि इसका मान 25 न्यूटन है और पूर्व की तरफ है। कैसे स्पष्ट होगा? क्योंकि दिशा इसमें ये दिशा है और इधर अपन ने ऑलरेडी पूर्व मान रखा है, तो पूर्व दिशा, तो इससे पता चल रहा है कि पूर्व दिशा में लग रहा है। साथ ही यहाँ पे स्केल रखी हुई है पास में, तो स्केल से ये देखते तो ये 5 सेंटीमीटर है और अपन को पता है कि 1 सेंटीमीटर 5 न्यूटन है, तो ये 5 सेंटीमीटर 25 न्यूटन है। तो इसको देख के ही अपन पता कर सकते हैं कि ये बल कितने न्यूटन का है और कौन सी दिशा में है। अगर मैं रैंडमली कोई बल ड्रॉ करूं तो आप बता सकते हो कि वो कितने न्यूटन का है और कौन सी दिशा में लग रहा है। जैसे मैं यहाँ पे इस प्रकार से एक मैं बल ड्रॉ करता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक 6 सेंटीमीटर लंबी लाइन ड्रॉ की है और साथ ही साथ इसमें मैं एक एरो बना लेता हूँ यहाँ पे। तो ये बल कितने न्यूटन का और कौन सी दिशा में लग रहा है, तो इसको देख के पता कर सकते हो कि ये बल दक्षिण दिशा में लग रहा है। और साथ ही साथ बल का मान कितना है, तो मैंने 6 सेंटीमीटर लंबी लाइन ड्रॉ की है, तो 1 सेंटीमीटर 5 न्यूटन के, तो 6 सेंटीमीटर 30 न्यूटन के। तो ये किसका निरूपण है? ये है 30 न्यूटन दक्षिण की तरफ कोई बल है उसका निरूपण है। तो इस प्रकार किसी भी बल को अपन निरूपित कर सकते हैं। यहाँ पे पैमाना भी अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं, जैसे ज़रूरी नहीं है कि हमेशा 1 सेंटीमीटर 5 न्यूटन के बराबर ही ले, कुछ भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने पैमाना ले लिया 2 सेंटीमीटर बराबर 3 न्यूटन ले लिया और मेरे को जो है इस प्रकार से ये रेफरेंस दिया हुआ है, उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम। और यहाँ पे मैं इस प्रकार से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। इस प्रकार से मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ से। यहाँ पे मैंने 4 सेंटीमीटर लंबी एक लाइन ड्रॉ की है और साथ ही साथ यहाँ पे मैं इधर एरो बना लेता हूँ। तो ये लाइन 4 सेंटीमीटर की है, तो ये कितने न्यूटन को निरूपित करेगा? तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि 2 सेंटीमीटर 3 न्यूटन को निरूपित करता है। ये मैंने 4 सेंटीमीटर बनाई है, तो ऑब्वियस है कि ये एक तरह से 6 न्यूटन को रिप्रेजेंट करेगा। तो बल का मान 6 न्यूटन है, इसकी लंबाई से पता चल गया। साथ ही साथ ये कौन सी दिशा में? पश्चिम दिशा में। तो अपन लिख सकते हैं कि पश्चिम दिशा में एक 6 न्यूटन का बल है, या 6 न्यूटन के बल को पश्चिम दिशा में इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कभी भी जब भी सदिशों को निरूपित करना होता है तो इसी प्रकार के दिष्ट रेखाखंडों का सहारा लेते हैं। यानी ये रेखाखंड है, इसमें अगर कोई दिशा बना लोगे तो उसे अपन दिष्ट रेखाखंड कहते हैं, और दिष्ट रेखाखंडों की हेल्प से ही सदिशों का निरूपण किया जाता है।
इसके अलावा एक तरीका और है सदिशों के निरूपण का, जिसमें कार्तीय कोऑर्डिनेट या कार्तीय निर्देश तंत्र के रूप में भी सदिशों को निरूपित करते हैं। यहाँ पे इस प्रकार से मैं दो अक्ष ले लेता हूँ। ये है अपने, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। माना कि ये है एक्स अक्ष है और ये एक तरह से वाई अक्ष है। अब जो वाई अक्ष होता है उसकी दिशा को मैं एक जे कैप से और एक्स अक्ष को आई कैप से डिनोट करता हूँ। यहाँ पे एक्स अक्ष की जो दिशा है उसको मैं ये मान लेता हूँ आई कैप से डिनोट कर लेता हूँ। इसको बोलते हैं आई कैप। आई के ऊपर एक कैप बनी हुई है। यहाँ पे ये वाली जो दिशा है ये माइनस आई कैप से डिनोट होगी, क्योंकि ये दिशा आई प्लस के आई कैप से, तो ये माइनस के आई कैप से। ऊपर वाली जो दिशा होती है वो जे कैप से डिनोट होती है और नीचे वाली जो दिशा है वो माइनस जे कैप द्वारा दर्शाते हैं इसको। तो अगर कहीं पे अपन बल को निरूपित करना चाहते हैं, मान लीजिए कि मेरे पास एक कोई बल है और वो मैंने लिखा है 10 आई कैप, तो इसके अंदर क्या हो गया, दोनों ही चीज़ें आ गई कि बल का मान 10 है और आई कैप मतलब यहाँ पे इस दिशा में लग रहा है। तो एक बल 10 आई कैप है तो वो इधर लगेगा, बल का मान है 10 न्यूटन और इस दिशा में लगेगा। यहाँ पे आई कैप जो है वो ये दिशा मानी जाती है। इसी प्रकार से मैं अगर ये लिखता कि F बराबर 3 जे कैप, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक 3 न्यूटन का बल है जो जे कैप यानी वाई की दिशा में लग रहा है, यानी इधर कोई बल लग रहा है और 3 न्यूटन मान का है। तो अगर कहीं लिखा हुआ है -8 आई कैप, तो इसका मतलब 8 न्यूटन का बल है और माइनस आई, तो माइनस आई मतलब इधर लग रहा है, इधर 8 न्यूटन का बल है। इसी प्रकार से जे अक्ष जो है वाई अक्ष है, इसकी जो ऋणात्मक दिशा होगी वो माइनस जे से निरूपित होगी, जैसे -4 जे, तो इसका मतलब 4 न्यूटन का बल है जो नीचे की तरफ लग रहा है। तो अगर कोई बल नीचे की तरफ या इस दिशा में तो उसके साथ -जे लगेगा, अगर एक्स अक्ष की विपरीत दिशा में तो -आई, अगर वाई अक्ष की दिशा में तो +जे, और अगर एक्स अक्ष की दिशा में तो +आई से निरूपित करना है। तो ये दिशा +आई, +जे, -आई, -जे को निरूपित होती है। तो इस प्रकार से क्या होगा कि जब भी अपन कभी बलों को लिखते हैं तो उससे बार बार लंबा चौड़ा उसका डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंपली अपन एक छोटे से सिंबल से ही अपन ये पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे इसके पास में लिखा हुआ है जे कैप, तो इससे सीधा स्पष्ट हो रहा है कि 20 न्यूटन का बल है जो धनात्मक वाई की दिशा में लग रहा है। तो इसमें दोनों चीज़ें आ गई। ये वाली चीज़ जो है वो अपन को परिमाण बता रही है, यानी कितना मान है, तो 20 न्यूटन बल, और दूसरा जो पीछे ये जो लिखा हुआ है कैप वाला, ये अपन को दिशा का बोध करा रहा है। तो इसमें दोनों ही चीज़ें अपन ने एक ही क्वांटिटी के अंदर रिप्रेजेंट कर ली। तो इस प्रकार से भी सदिशों को निरूपित कर सकते हैं। तो जब भी कभी सदिश को निरूपित करना है तो उसके साथ में परिमाण के साथ साथ दिशा भी लगानी पड़ेगी, और दिशा को आई कैप, जे कैप या दोनों के मिक्स फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये जो आई और जो जे लिखे हुए हैं इनको अपन क्या कहते हैं, तो इनको एकांक सदिश कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो आई कैप लिखा हुआ था, आई कैप क्या होता है, तो आई कैप को बोलते हैं एक्स अक्ष की दिशा में एकांक सदिश। एक्स अक्ष की दिशा में एकांक सदिश।
और जो अपन ने ये जो जे लिया था इसको बोलेंगे y अक्ष की दिशा में एकांक सदिश। तो अब एकांक सदिश इनको क्यों बोलते हैं या एकांक सदिश क्या होता है, तो एकांक सदिश के बारे में पढ़ेंगे। एकांक सदिश वह सदिश जिसका मान 1 होता है और इसका जो काम होता है वो किसी सदिश की दिशा को निरूपित करने के लिए होता है। इनका मान 1 होता है, मान मतलब इसके परिमाण से इनका परिमाण 1 होता है और इनका उपयोग दिशा दर्शाने के लिए होता है। के लिए होता है। अब ये दोनों चीज़ें कैसे हैं, तो इसको अपन क्लियर करते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है 5 आई कैप, ये मान लीजिए कोई बल लगा हुआ 5 आई कैप, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक 5 न्यूटन बल है और वो आई कैप यानी एक्स अक्ष की दिशा में लग रहा है, मतलब इधर लग रहा है और ये 5 न्यूटन का बल है। आई दिशा जो है वो एक्स अक्ष को दर्शा रही। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो 5 न्यूटन है इसके 5 टुकड़े कर लेता हूँ। एक टुकड़ा यहाँ पे, एक यहाँ पे, यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो ये जो प्रत्येक टुकड़ा है, एक टुकड़ा ये आया, एक टुकड़ा ये आया, ये सभी जो टुकड़े हैं ये सभी टुकड़े एक ही दिशा में, किसकी दिशा में, आई की दिशा में। तो इसको मैं लिख सकता हूँ आई, ये भी आई कैप, ये भी आई कैप, ये भी आई कैप और ये भी आई कैप। तो सभी आई कैप 5 बार है, इसलिए ये पूरा जो सदिश था वो क्या बन गया था, 5 आई कैप। तो ये जो प्रत्येक टुकड़ा है इसकी लंबाई तो है 1 और ये दिशा जो है वो एक्स अक्ष की तरफ है और लंबाई इसकी 1 है। इसी कारण इनको एकांक सदिश कहते हैं। तो आई कैप अगर कहीं पे सिर्फ आई कैप लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी लंबाई 1 है और ये एक्स अक्ष की दिशा में, तो यानी जिसकी लंबाई तो 1 होती है और जो सिर्फ दिशा दर्शाने के लिए यूज में होता है इसको एकांक सदिश बोलते हैं। तो यहाँ पे ये एकांक सदिश दे रखा है जिसकी दिशा एक्स अक्ष है और इसका परिमाण 1 है। इसी प्रकार वाई अक्ष की दिशा में एकांक सदिश जो जे कैप लिखते हैं, जे कैप का मतलब क्या हो गया, तो जे कैप का मतलब है कि ऐसा एक सदिश है जिसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो 1 है और इसकी जो दिशा है वो वाई है, तो इसको बोलेंगे जे कैप। तो आई कैप होता है एक्स अक्ष की दिशा में एक छोटा सा सदिश जिसकी लंबाई 1 होती है। तो यहाँ पे ये जो आई कैप लिखा हुआ है इसका मतलब होता है कि एक्स अक्ष की दिशा में एक छोटा सा सदिश जिसकी लंबाई 1 होती है और जे कैप का मतलब है वाई अक्ष की दिशा में एक छोटा सा सदिश जिसकी लंबाई 1 होती है। तो ये जो सदिश होते हैं जिनकी लंबाई 1-1 होती है इन्हें एकांक सदिश कहते हैं। अगर एक्स अक्ष की दिशा में तो इसी को आई से निरूपित करते हैं और वाई अक्ष की दिशा में तो इसी को जे से निरूपित करते हैं। तो अगर कहीं पे भी लिखा हुआ है जैसे द जे, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा ऐसा जो जे है वो 10 बार करना है तुम्हें। तो ये पूरा जो है ऐसा ऐसा अगर 10 बार करोगे तो ये हो जाएगा 10 जे कैप, क्योंकि प्रत्येक जे कैप है और सारे जे कैप इस प्रकार से 10 बार करोगे तो ये 10 जे कैप मिल जाएगा। तो ये था एकांक सदिश का मतलब। अब एकांक सदिश की अपन प्रॉपर परिभाषा लिख सकते हैं।
एकांक सदिश। तो अपन सीधा सा लिख सकते हैं, वह सदिश जिनका या जिसका परिमाण, परिमाण का मतलब इनकी लंबाई से है, वे सदिश जिनका परिमाण एक इकाई होता है या एक होता है, उसे एकांक सदिश कहते हैं। तो ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक होता है उसे एकांक सदिश कहते हैं। तो यहाँ पे अपन ने ये देखा कि सदिशों को किस किस प्रकार से निरूपित कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने दो तरीके बताए तुम्हें, एक तो दिष्ट रेखाखंड की सहायता से अपन निरूपित कर सकते हैं, दूसरा आई जे की हेल्प से भी अपन निरूपित कर सकते हैं। दोनों ही तरीकों से एक बार मैं वापस बता देता हूँ। जैसे 10 न्यूटन का बल, मान लीजिए उत्तर की तरफ या पूर्व की तरफ, कोई भी मान लेते हैं, पूर्व मान लेते हैं, पूर्व की तरफ। तो यहाँ पे मैं दोनों तरीके से बताता हूँ। एक तो मैंने बताया ज्यामितीय निरूपण। इसमें क्या करेंगे, एक पैमाना मानेंगे, पैमाना मान लिया 2 न्यूटन बराबर 1 सेंटीमीटर, कुछ भी मान सकते हो। तो 10 न्यूटन के लिए कम से कम 5 सेंटीमीटर लंबी लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो एक 5 सेंटीमीटर लंबी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और उस पर तीर लगाएंगे इस तरफ। तो ये एक जो है इस प्रकार से सदिश को निरूपित करते हैं, जिसकी लंबाई रखनी है 5 और दिशा रखनी है पूर्व की तरफ। तो ये इस तीर के रूप में जो निरूपित करते हैं इसको बोलते हैं ज्यामितीय निरूपण। दूसरा जो है अपन ने जो निरूपण किया है वो था निर्देशांक पद्धति की फॉर्म में। तो यहाँ पे 10 न्यूटन को अपन ऐसे निरूपित कर सकते हैं, 10 आई कैप। तो या तो ये लिखो या फिर ऐसा तीर बनाओ, दोनों का मतलब एक ही है। यहाँ पे इससे पता चल रहा है कि इसका मान जो है वो 10 है और आई कैप मतलब एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में। तो ये दोनों तरीके हैं जिससे अपन निरूपित कर सकते हैं किसी भी सदिश को। अब अगर कोई सदिश जो है वो जरूरी नहीं है कि एक्स या वाई की दिशा में ही हो, किसी भी दिशा में हो सकता है, तो उसका निरूपण कैसे करें। माना कि कोई एग्जांपल लेता हूँ मैं, माना बल F बराबर 100 न्यूटन पूर्व से उत्तर की तरफ 60 डिग्री के कोण पे है। डिग्री का कोण बनाता है। इसको निरूपित करना है। एक कोई बल है जो 100 न्यूटन का है और पूर्व से उत्तर की तरफ 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहाँ पे इस प्रकार से अपन देखते हैं कि ये उत्तर दिशा हो गई और ये पूर्व दिशा हो गई। यहाँ पे पूर्व से उत्तर की तरफ मतलब इस तरफ और 60 डिग्री का कोण बनाता है। इधर कोई बल है, इस दिशा में ऐसे कोई बल है और बल का मान है 100 न्यूटन, ऐसा कोई बल है। इसको निरूपित करना है तो उसके लिए अपन पैमाना ले लेते हैं। पैमाना मान लेते हैं कि 10 न्यूटन बराबर 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं। तो 1 सेंटीमीटर में 10 न्यूटन आ जाएंगे। अपन को 100 न्यूटन निरूपित करना है तो 10 सेंटीमीटर में हो जाएगा वो। उसके लिए एक स्केल लेते हैं। अब
इस दिशा में बनाना है तो पहले अपन यहाँ पे एक नॉर्मल सी एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे ऐसे मैंने एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर ली। अब जो बल है वो इधर 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो मेरे को एक चंदे की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे मैं 60 डिग्री का कोण बना लेता हूँ। इसको इस तरफ यहाँ पे रख लेता हूँ। स्केल को भी यहाँ पे रख लेते हैं और इसको इस प्रकार से घुमा के 60 डिग्री तक ले जाते हैं। ये हो गया 60 डिग्री। और अब एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये लाइन जो है वो 10 सेंटीमीटर की मेरे को ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो यहाँ से इस प्रकार से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और लाइन होनी चाहिए 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैंने 10 सेंटीमीटर लंबी एक लाइन ड्रॉ कर ली। इस प्रकार से ये जो लाइन ड्रॉ की है मैंने, ये 10 सेंटीमीटर लंबी लाइन ड्रॉ की है, यहाँ पे देख लो, और ये साथ ही 60 डिग्री के कोण पे ड्रॉ की है। तो ये एक जो बल यहाँ पे निरूपित किया गया है, ये बल 100 न्यूटन के बल को निरूपित कर रहा है और साथ ही वो उत्तर और दक्षिण दिशा के साथ 60 डिग्री का, जैसा बोला गया है कि पूर्व से उत्तर की तरफ 60 डिग्री का कोण बनाते हुए, तो ये पूर्व से उत्तर की तरफ यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बनाते हुए। तो इस प्रकार से ये जो बल अपन ने बनाया है, ये एक रेखाखंड से जिसको निरूपित किया है वो 100 न्यूटन के बल को निरूपित कर रहा है। अब रही बात, इसको एक तो ऐसे निरूपित कर सकते हैं, ये तो ज्यामितीय निरूपण हो गया। अब इसको उस फॉर्म में आई और जे की टर्म में इसको कैसे निरूपित करें। तो नॉर्मली क्या होता है कि जितने भी जो बल है अभी अपन ने जो देखे वो सभी एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा या ऋणात्मक दिशा या वाई अक्ष के लिए ऊपर या नीचे या इस प्रकार से ड्रॉ किए थे, लेकिन कोई भी जो था वो इस तरीके से नहीं था। तो इसको किस प्रकार से करेंगे, तो यहाँ पे एक देखो, ये हो गया अपने पास 100 न्यूटन का बल है। तो इसके क्या करते हैं, दो इस प्रकार से टुकड़े कर लेते हैं, ऐसे मान लेते हैं कि ये 100 न्यूटन का जो बल है और ये जो कोण है ये 60 डिग्री दे रखा है। तो इसके दो इस प्रकार से पार्ट मान लेते हैं, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये, दो भाग मान लेते हैं। ये जो 100 न्यूटन जो बल था उसका ये वाला जो भाग होता है इसको बोलते हैं एक्स दिशा का घटक। और ये वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं वाई दिशा का घटक। ठीक है, या फिर इसको आई कैप वाला घटक और इसको जे कैप वाला घटक मानते हैं। जैसे अगर तुम्हें बोला जाए कि यहाँ पे कोई वस्तु पड़ी है और उस पर दो बल लग रहे हैं, एक बल इधर लगा रहा है और एक बल इधर लगा रहा है, दो बल लग रहे हैं, एक इधर खींच रहे इधर खींच रहे। जैसे किसी भी वस्तु को यहाँ से बांध लो और बांधने के बाद दो बंदे खींच रहे, एक इधर और एक इधर। तो अब ये जब दोनों खींचेंगे तो ये किस दिशा में जाएगी, तो ये इस दिशा में जाएगी, क्योंकि इधर भी खींचा हुआ है इधर भी खींचा हुआ है तो इधर जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बिल्कुल इसके जैसा ही हो रहा है। यहाँ पे ये जो है वो इन दोनों के योग के बराबर है, यानी इधर से और इधर से ये दोनों घटक जब जुड़ेंगे तो परिणामी ये हो जाएगा।
तो मेरे को अभी ये परिणाम ही दिया हुआ है और ये दोनों घटक नहीं है मेरे पास, ये दोनों जो x और y दिशा के घटक नहीं है। तो उसको निकालने के लिए क्या करते हैं, त्रिकोणमिति का सहारा लेते हैं और यहाँ से मैं एक त्रिभुज ड्रॉ कर लेता हूँ। जैसे इस प्रकार से मैंने एक त्रिभुज ले लिया यहाँ पे एक त्रिभुज ले लिया मैंने। यहाँ पे यही 100 न्यूटन का फोर्स है, यहाँ पे ये 60 डिग्री है, ये मान लीजिए लंब हो गया और ये हो गया आधार और ये कर्ण है। ये इसमें लेते हैं अपन साइन 60 डिग्री लेते हैं एक बार। तो साइन 60 डिग्री लोगे तो साइन 60 क्या होता है, लंब बटा कर्ण। ये इस प्रकार से हो जाएगा। साइन 60 का मान होता है √3/2, तो ये हो जाएगा, इसका क्रॉस गुणा करोगे तो आ जाएगा 2l 100√3 और 2 से भाग लगाओगे तो लंब आ जाएगा 50√3। तो यहाँ पे इसकी लंबाई कितनी आ गई, 50√3। अब मैं साइन थीटा को हटा के कॉस थीटा निकालता हूँ। तो देखो इसमें कॉस 60 निकालते हैं। कॉस 60 का मान कितना आता है, कॉस 60 होता है आधार बटा कर्ण, और कर्ण का मान इसमें कितना है, 100 है। कॉस 60 का मान होता है 1/2, यहाँ पे हो गया a/100। इसमें क्रॉस गुणा करोगे 2 हो जाएगा 100 और a का मान आ जाएगा 50। तो इस प्रकार इसमें आधार आ गया 50। तो ये दोनों चीज़ें आ गई। तो अब मैं क्या करता हूँ, इनमें मेरे को इन्हीं से मतलब है। एक बार इसको हटा ही देते हैं। तो ये वाली जो इसकी जो लेंथ आई है वो आई है 50√3 और इसकी आई है 50। तो यहाँ पे अगर इसमें देखें तो अगर ये कोई सदिश दिया हुआ है ये, तो इसके दो भाग है, ये भाग तो है 50 और ये है 50√3। तो ये वाला जो घटक है जो इस दिशा में और ये वाला जो घटक है वो इस दिशा में, ये y का घटक है और ये x का घटक है। तो इस बल को निरूपित करने के लिए अपन दोनों घटकों को एक साथ लिखेंगे कि x की तरफ तो है 50 और y की तरफ है 50√3। तो ये वाली चीज़ जो है, ये वाला घटक जो है वो इसको निरूपित कर रहा है, ये है 50√3 और ये जो है वो आ रहा है 50i। अगर दोनों को मिला दें तो ये इसको निरूपित करेगा, क्योंकि x घटक और y घटक दोनों मिलकर इसको निरूपित कर रहे हैं, ये दोनों मिलकर इसका निर्माण कर रहे हैं। तो अभी जो है 100 न्यूटन वाला जो बल था उसको मैं इन तरीक़ों से निरूपित कर सकता हूँ, मतलब इस प्रकार से निरूपित कर सकता हूँ कि ये जो दो तरीके बताएं, एक तो ये तरीका कार्तीय निरूपण है, तो ऐसे भी निरूपित कर सकते हैं। तो ये जो है ये 100 न्यूटन का बल है और 60 डिग्री की तरफ अगर लग रहा है तो इसको ऐसे निरूपित करेंगे। इसी प्रकार से ज्यामितीय निरूपण में अपन ने अभी स्केल की सहायता से और चांदे की सहायता से जो बनाया था, तो ये इसका ज्यामितीय निरूपण है और ये मैथमेटिकल फॉर्म में इसको इस प्रकार से निरूपित करेंगे। तो इसको निरूपित करने के ये दो तरीके हो गए। सदिशों को किस प्रकार से जोड़ा जाता है, यदि ये कहा जाए कि अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई वेट मशीन दे रखी है, वजन नापने वाली मशीन, और उसका यहाँ पे एक मीटर लगा हुआ है, इसमें अगर 1 किलोग्राम सामान डालेंगे तो ये 1 किलोग्राम शो करेगा, 2 किलोग्राम डालेंगे तो 2 किलोग्राम शो करेगा। इस प्रकार की एक मशीन लगी हुई है। इसमें क्या करते हैं, पहले थोड़ी सी इसके अंदर 1 किलोग्राम डाल देते हैं कोई भी, फिर उसके बाद में इसमें 2 किलोग्राम डालते हैं,
फिर उसके बाद इसमें 2 किलोग्राम और डालते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले 1 किलोग्राम, फिर 2 किलोग्राम, फिर 2 किलोग्राम, तो टोटल इधर कितना शो हो जाएगा, 5 किलोग्राम। यानी अपन क्या कर रहे हैं कि जितने भी एम है उन सभी एम को आसानी से जोड़ रहे हैं, सीधा सीधा योग कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पे एक वस्तु है, उस पर एक बंदा इधर बल लगा रहा है, ये 1 न्यूटन बल लगा रहा है। एक बंदा इधर और बल लगा रहा है, ये 2 न्यूटन बल लगा रहा है। और एक बंदा इधर बल लगा रहा है, ये 2 न्यूटन बल लगा रहा है। तो वस्तु पे टोटल बल कितना हुआ, तो 2 न्यूटन इधर से, 2 न्यूटन इधर से, 1 न्यूटन इधर से, इस प्रकार से तीनों बल हो गए। तो इधर से लग रहा है 3 न्यूटन, इधर से लग रहा है 2 न्यूटन, यानी इस पे कुल बल कितना हो गया, तो कुल बल इस पे अभी भी 1 ही है, 1 न्यूटन बल है, और वो भी इस दिशा में, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा। तो यहाँ पे बल जो थे, 3 बल थे, एक था F1, एक था F2 और एक था F3। ये 3 बल थे। एक बल था 1 न्यूटन, एक बल था 2 न्यूटन और ये भी 2 न्यूटन। जब इनको जोड़ते हैं, जैसे इस कंडीशन के अनुसार जोड़ते हैं कि इधर से 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 2 न्यूटन, तो इधर सीधा सीधा जोड़ते हैं तो ये 5 न्यूटन आता है। जबकि यहाँ पे तीनों ही बल इस वस्तु पे, और वस्तु पे टोटल बल कितना है, तो वस्तु पे टोटल बल 1 न्यूटन है। तो ये द्रव्यमान का सिस्टम जो होता है वो थोड़ा अलग है। यहाँ पे अपन ने जो भी जोड़ा, कैसे भी रखो द्रव्यमान को, तो 5 जुड़ के 5 हो जाते हैं। जबकि इस पे बल लगा रहे, सेम क्वांटिटी, सेम अलग अलग, मतलब इसी प्रकार से जो द्रव्यमान लिए उस प्रकार से अगर बल लें और उनको अगर जोड़े तो उत्तर आता है 1 न्यूटन। तो ये थोड़ा सा अजीब सा है कि मतलब सदिशों को अपन किस प्रकार से जोड़े। तो इसमें जो है परिमाण के साथ साथ दिशा भी यूज में ली जाती है, जबकि इसमें दिशा से कोई लेना देना नहीं होता, इसलिए ये सीधे सीधे जुड़ जाते हैं। इस प्रकार का जो योगफल करते हैं, जैसे किसी भी वस्तु पे इधर भी बल लग रहा है, इधर भी बल लग रहा है, एक कोई बल इधर लग रहा है, तो टोटल बल कितना हुआ, कैसे हुआ, तो ये सब अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।